सभी साथियों को नमस्कार। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर कर दें सारे ग्रुप्स में, क्योंकि 16 दिसंबर से हम लोगों की जो है संभवतः 16 दिसंबर को ये अंतिम सुनवाई हो सकती है, क्योंकि कोर्ट ने 12 बजे से टाइम फिक्स किया है। तो संभवतः ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आवाज़ तो आ ही रही होगी। तो साथियों, सबसे पहले तो हम लोग चूँकि ज़्यादा इधर उधर घुमाने फिराने के बजाय सीधे टॉपिक पर हम लोग आते हैं। जो पिछली सुनवाई हुई बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई थी, और उस सुनवाई से कम इतना जो दो सबसे ज़रूरी काम हो गए। पहला तो ये हो गया कि पूरा केस जो प्रॉपर तरीके से इधर उधर भाग रहा था वो फिक्स हो गया और हार्ड इन पार्ट हो गया, यानी कि आंशिक रूप से चूंकि मैटर सुन लिया गया है जस्टिस दत्ता जी के द्वारा और मसीह साहब के द्वारा। तो अब ये फिक्स हो गया कि यही दोनों जज इस मैटर को फाइनली डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब जो भाग दौड़ वाला स्थिति थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। अब समय है पूरी ताकत के साथ में 16 तारीख की जो सुनवाई है उस पर फोकस करने का। बहुत सारे उस दिन सीनियर्स भी रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी और पूरी ताकत से विपक्ष और सब लोग आएंगे। तो उसको लेकर के मैं ये चाहता हूँ कि कहीं पर भी कोई भी शांत बैठने वाली स्थिति न होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक एक पॉइंट जो कोर्ट में रहता है वो बहुत क्रूशल होता है। कौन सी बात जज के दिमाग में कब क्लिक कर जाए इसको किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, क्योंकि जो दत्ता साहब हैं वो कोई पहले से सोच करके नहीं आते। वो जिस तरीके से गाड़ियाँ चलती हैं और जब हम सड़क की स्थिति को देखते हुए कहाँ पर ब्रेक लेना है, कहाँ पर स्पीड अप करना है, उस तरीके से वो भी करते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हमको बहस के दौरान सामने वाले से पूछनी है। तो ये है। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले मैं पिछली सुनवाई की बात कर लेता हूँ कि अब वो समय खत्म होगा, किसने क्या किया कैसे किया उन सब पर ना मैं जाना चाहता हूँ ना मैं बात करूँगा। मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करूँगा कि जो अपना मैटर है वो 2 बजे से सुनने के लिए लगा हुआ था। चूँकि हम लोगों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पेशेंस और मेहनत के बाद ये केस टाइम 2 बजे से फिक्स हुआ था, और जिसमें बहुत बड़ा योगदान मनीष सर का था, क्योंकि मैटर पूरा लिंगरान हो चुका था। कोर्ट सुनने के लिए नहीं तैयार थी। कभी जो काज लिस्ट आती थी उसमें लास्ट में लगता था या इतने नंबर पर लग जाता था कि सुनवाई होना संभव नहीं था। 2 बजे से जब केस फिक्स था तो अभी तक इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय में जो विपक्ष है वो लगातार भाग करके ही डेट पर डेट लेने की प्रयास कर रहा था। ठीक है, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती। और इसलिए उन लोगों ने पूरी सेटअप रजिस्ट्री में भी कर रखा था कि किसी तरीके से केस न लगे। लेकिन हम लोग भी कहीं पर भी ये इस स्थिति में नहीं है कि शांत बैठना है। एक सेकेंड जरा। शांत नहीं बैठना है और लगातार प्रयास करते रहना है। इसी का नतीजा ये हुआ कि जब 2 बजे से केस अपना सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ, तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि चूँकि विपक्ष लगातार भागता हुआ रहा था, तो इस बार भी उसका पूरा प्रयास था कि किसी तरीके से आज की डेट में भाग चलो तो कम से कम 6.5 महीने के लिए फुर्सत हो जाएगी। हम लोग तो अपनी पूरी तैयारी के साथ में थे और कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि अगर वो लोग बहस नहीं करते तो हम लोग बहस अपनी शुरू करते 100%। क्योंकि जब कोर्ट ने डेट फिक्स करी थी, टाइम फिक्स किया था, तो ये तय था कि कोई ना कोई बहस करेगा। लेकिन जब उधर से बहस के बजाय टाइम लेने की बात शुरू हुई कि भाई अभी तक सरकार का काउंटर नहीं आया है, रिस्पोंडेंट का फलाने का धमाके का, ये सब कह करके वो लोग भागने का प्रयास करने लगे।
चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, सरकार इस मुद्दे पर कभी किसी भी स्थिति में खुल के नहीं आएगी। खुल के नहीं आएगी का मतलब लिखित में वो नहीं देगी। बैकअप में तो वो किन लोगों के साथ में, वो किसी से छुपा नहीं ना बताने की जरूरत है, वो अपने लोगों के साथ में है। लेकिन ये चीज खुल करके वो इसलिए नहीं सामने रख सकती क्योंकि फिर चीजें ओपन हो जाएंगी, उसको लगेगा ये तो सीधे ओबीसी एससी के अगेंस्ट है। इसलिए वो जो कुछ भी सरकार का पक्ष रहेगा ओरल में रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। तो जब उधर से बहस शुरू हुई पिछली डेट पर, तो भागने का पूरा इरादा था। वो लोग 3 प्लान लेकर के आए थे, हम लोग उन तीनों प्लान पर, वो मेरे दिमाग में पहले से थे कि इन 3, और अभी मैं उसको क्लियरिफाई भी कर दूंगा कि किस तरीके से थे। मुझे पहले ही पता था कि पहली चीज तो भागेंगे और यही लेकर के भागेंगे, कोर्ट में अभी सरकार का पक्ष नहीं रखा गया, इसलिए हमको टाइम दे दिया। उसका हमारे पास पहले से ये तर्क था कि सरकार ने तो अभी तक आपको निकाला भी नहीं है, आपके खिलाफ शोकाज नोटिस भी नहीं जारी हुई है, आपके खिलाफ अभी लिस्ट भी रिविजिट नहीं हुई, तो तुमको पता कैसे है कि तुम बाहर हो रहे, तो तुमको एसएलपी में आ गए, आपको आने नहीं चाहिए था, इसलिए इनकी डिसमिस करो। लेकिन खैर उसके वजह कोर्ट ने कह दिया कि हम इसको सुनेंगे, तो उनको तो धराई से करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार थे। जो दूसरा मुद्दा था वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो कि हम लोगों को पूरी दमदारी से हमने रखा, जिसके कारण सुनवाई शुरू हो गई। वो था कि जैसा कि इन लोगों ने ये कहा कि साहब हमको हाई कोर्ट में सुना नहीं गया, बिना हमको सुने हमारे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया गया, मतलब पूरी तरीके से कोर्ट में घुमाने का कार्य इन लोगों के काउंसिल के द्वारा शुरू हुआ। इस पर मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर था, जितने हमारे साथी थे सबको मैंने पहले से बता रखा था, हम लोग भी पूरा मेंटली प्रिपेयर थे और उसको जो भी चीज़ें थी वो सब तैयार थी। कोर्ट उस पर कन्विंस भी थी कि हाँ बात तो सही है कि जिन लोगों को बाहर किया जा रहा है उनको सुना नहीं गया। तो इधर से ये आर्गूमेंट हम लोगों की तरफ से किया गया कि भाई पेपर पब्लिकेशन हुआ, ऑर्डर हुआ, इन दस्ती ऑर्डर हुआ, पेपर में भी हुआ कि बाहर की जो लोग हो रहे हैं वो अपना पक्ष रख सकते। वहाँ पर इन लोगों ने ये प्रूफ करने की कोशिश की कि साहब हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोग बाहर हो रहे हैं, तो हम लोग कैसे जाते, पहली चीज़। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी, जो कि कोर्ट के दिमाग में लगातार पिंच करती रही, वो ये थी कि कोर्ट ने कहा कि जो कैंडिडेट एज ऑन डेट कोर्ट के सामने है उनमें से किसी का भी पक्ष नहीं सुना गया है। तो जब ये बात कोर्ट के सामने रही तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है फिर इसको वापस कर देते हैं और जो लड़के बाहर हो रहे हैं अब ये अपना पक्ष रखें। ये कहीं ना कहीं कोर्ट के दिमाग में था, इसलिए अगर आप लोग लाइव देख रहे होंगे तो वहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कई चीज़ें कही थी कि हाँ जब जो बाहर हो रहे हैं उनको नहीं सुना गया तो किसी को सुना गया हो, उससे क्या मतलब है। लेकिन गेम तब पलट गया जब वहाँ पर ये बहस आ गई हम लोगों की तरफ से कि जो कैंडिडेट जनरल अभ्यर्थी थे उन जनरल अभ्यर्थियों ने भी हाई कोर्ट में याचिका आयोजित कर रखी थी, जिसमें सबसे पहले याचिका थी, हम लोगों से पहले एक याचिका थी रॉबिन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। तो जो सबसे महत्वपूर्ण याचिका थी तो वो हम लोगों से भी पहले थी। इसके अलावा जब सिंगल बेंच का ऑर्डर हुआ तो स्पेशल अपील में भी सारे लोग थे, वो याचिकाएं भी बताई गई। वहाँ से फिर मैटर कोर्ट के दिमाग में आ गया कि नहीं अब हमको मैटर्स को पूरा डिटेल में सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम नहीं थे हाई कोर्ट में या हमको नहीं सुना गया, ये सारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर जब ये क्लियर होगा कि जो दोनों पार्टीज थी, यही सच्चाई है, ये किसी से तो छिपा नहीं है। जब ये क्लियर होगा कि जब दोनों पार्टी हाई कोर्ट में रिट में भी थी एज वेल एज इन स्पेशल अपील में भी थी, तो फिर अब किसी को ना सुनने का हमारे पास कोई वाजिब बहाना नहीं है। तब प्रॉपर रूप से बहस की शुरुआत हुई। फिर जो है मनीष सिंघवी साहब ने बहस की शुरुआत शुरू करी। तो वही चीज रिलैक्सेशन इज इक्वल टू रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन ले लिया, रिजर्वेशन नहीं लिया, जो भी ये सारा कथा कहानी उन्होंने अपना प्रेम से बैठ के सुनाई।
दत्ता साहब आमतौर पर ये सब सुनते नहीं है, लेकिन सुनने का उनका रीजन ये था कि चूंकि पहली बार मैटर सुन रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हाँ थोड़ा सा, आप ये मान के चलिए कि उस दिन उनको टाइम देने का मतलब ये था कि हाँ आप पूरा मैटर को सरसरी तौर पर एंटरटेन कर लिया जाए, बजाय पढ़ने के उन्होंने सुनने को तरजीह दिया। आमतौर पर ये होता है कि दत्ता साहब फाइल को पढ़ के आते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने चूंकि कॉम्प्लिकेशंस थी, अपील मोटी थी, तो उन्होंने सोचा इतना क्यों पढ़ा जाए, सुन ही लिया जाए। क्योंकि अक्सर जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने के बजाय अगर हम सुनते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है, या टीवी पर देखते हैं तो जल्दी समझ में आता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें थी। तो उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया, जो था अपना बताते रहे, बीच बीच में सारी चीज़ें होती रही, सारे लोग देखे। तो नेक्स्ट टाइम यानी 16 दिसंबर को इस सब की नौबत नहीं है। पूरा ये मान के चलिए पूरा टू द पॉइंट अकॉर्डिंग विद लॉ जजमेंट्स पर बहस होने की बहुत बड़ी संभावना है। उन्हीं पर बहस होगी, क्योंकि ऑर्डर खेलने का काम ये लोग कर सकते हैं। जैसा कि पिछली डेट पर दीपा ईवी लेकर के आ गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर के आ गए। वो सब दूर दराज के थे कि जितेंद्र सिंह ऑर्डर के परसुआंस में ये सब फॉलो नहीं होता। ये दुनिया भर की कहानी उन्होंने बताई। ठीक है, अब वो कहानी बताने के बाद ये क्लियर हो गया कि अब जो है मैटर 18 तारीख को जब लगा हुआ था, तो उस दिन तो सब लोगों ने देख लिया कि अब अगली डेट पर जो इन लोगों को बरगलाने वाली स्थिति थी वो सारा का सारा हो गया। अब हम लोगों को पूरी तैयारी के साथ में, मैं कहीं पर ये कहने नहीं जा रहा हूँ कि हाँ एक हो जाओ, फला हो जाओ, धमाके हो जाओ, नहीं। क्योंकि एक होने का मतलब ये है कि फिर वही शीशा लेदर होगी, वो मैं नहीं चाहता। जो जहां पर जैसे लड़ रहा है वैसे लड़े, अपना वकील खुद लाए, अपनी बहस करे, और लास्ट में जो बहस होगी कंसिडरेशन पर, मुझे ऐसा लगता है कि 100% आने वाली है। क्योंकि पहले तो मेरिट पर मेरिट इन द सेंस केस की मेरिट पर बहस होगी कि वास्तव में कि क्या क्या स्थितियां हैं, कि किस तरीके से हम लोग आगे इसके मुकदमे में बढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पूरी तैयारी है। जब इस बार मैं दिल्ली गया था तो 4-5 दिन हम लोग पहले इसीलिए गए थे कि हर हाल में कोई कमी ना हो। और जितने मेरे साथी मिले और जिनसे भी मेरी बातचीत हुई, जिनसे भी डिस्कशन हुआ, जो भी चीज़ें मैंने खुद पेपर कटिंग ऑर्डर्स में खुद सारे सुप्रीम कोर्ट के कैंपस के बाहर मैंने नाकर उनको प्रिंट आउट कराया, सबको मैंने बांटा था। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको नहीं बताया। मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहले बहस इसी पर होगी और वहीं पर बहस हो गई। ठीक है, तो इन सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब अगली डेट पर भी जिन जिन बिंदुओं पर बहस होगी वो बिंदु मुझे पूरे एग्जैक्ट पता है। अगर उन्हीं बिंदुओं पर बहस ना हो तो आप बताइएगा। ठीक है, तो उन लोगों के कई प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो उधर से एक आर्गुमेंट ये 100% आएगा कि आखिर कितनी बार रिजर्वेशन लोगे। टीईटी में ले लिया, एटीआरई में ले लिया, और टीईटी में भी 5% का लिया, एटीआरई में भी 5% का लिया। एक तो ये बहस उधर से 100% आएगी। ये बहस जब खत्म हो जाएगी तो इसी 5% को रिजर्वेशन रिलैक्सेशन के बीच में घुमाते रहेंगे कि ये रिलैक्सेशन जो 5 अंक का दी, तो ये बात आएगी वहाँ रिलैक्सेशन। एक तो ये बहस 100% हो जाएगी। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बहस ये होगी कि साहब 70% 80% तो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, 48,000 समथिंग सेलेक्ट हैं। ये चीज़ उन्होंने मैनिपुलेट करके बताई है। ठीक है, तो यही वो बताएंगे कि इतने सेलेक्ट हो गए, क्या पूरी 69,000 पूरी भर्ती इन्हीं की है। इस पर भी वो लोग 100% बहस करेंगे। इसको भी हम लोगों को इसमें प्रॉपर तैयारी से जाना है। इसमें प्रॉपर तैयारी में कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारे पास सौरभ यादव का जजमेंट है। ठीक है, सौरभ यादव के जजमेंट में एकदम क्लियर कट है कि जो 50% है, जिसको जनरल कहते हैं, दरअसल वो जनरल नहीं है, वो यूआर कोटा है। और ये कोई स्लॉट नहीं है 50% का जिसमें केवल जनरल जाएगा। ये केवल और केवल अनरिजर्व कोटा है, इसमें कोई भी जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि 50% जनरल के लिए आरक्षित है, 50% ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षित है, बट 50% ओपन कैटेगरी। उसमें अगर जो ये जनरल के अभ्यर्थी हमारे बराबर फाइट कर पाते हैं
तो उनको 50% में स्थान मिल जाएगा। अगर हमारे बराबर फाइट नहीं कर पाएंगे तो उनको इसमें से बाहर होना पड़ेगा, जैसा कि इस भर्ती प्रक्रिया में हुआ है। अगर उनके मार्क्स हमसे ज़्यादा हैं या हमारे इक्वल हैं तो पहले हमको सिलेक्शन इसमें मिलेगा, फिर एक्सक्लूड हो जाएंगे। अगर वो हमसे ज़्यादा हैं तभी रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। क्योंकि जो 67.11 का कट ऑफ है, जितने भी कैंडिडेट ओबीसी एससी के हैं इस कट ऑफ में, वो सब के सब 50% अनरिजर्व कोटा में घुसेंगे, जिसे सामान्य तौर पर कुछ लोग जनरल कोटा कहते हैं। ये जनरल कोटा नहीं है। इस चीज़ को सौरभ यादव जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें क्लियर कर दिया गया है। तो जो ये कहते हैं 50% हो गए, 60% हो गए, 80% हो गए, 90% हो गए, तो और कितना चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि जो यूआर की कट ऑफ पर कैंडिडेट हो, वो चाहे ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, चाहे जनरल का हो, वो 50% में भरा जाए। बाकी का जहाँ पर कट ऑफ डाउन होगी मेरिट, फिर वो 27-21 2% में आ जाएगा। लेकिन 67.11 तक जितना कैंडिडेट है वो सब यूआर में जाएगा, जैसा कि सौरभ यादव जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में जितेंद्र सिंह, सौरभ यादव इन सब में क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो ये बात पूरी तरीके से इनकी खत्म हो जाएगी। कितना चयन हुआ, कितना चयन हुआ वो इससे नहीं मतलब है कि कितने लोग हैं उसमें, मतलब सिर्फ अकॉर्डिंग टू रूल में जो आएगा ओबीसी आएगा। हम कहते हैं अगर उसमें सारा एससी हमसे ज्यादा होगा तो यूआर में सारा एससी भर जाएगा, तो हमको कोई पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हमारे तो 27% है ही। अब अगर यूआर में ओबीसी का सर्वाधिक होगा तो ओबीसी सारा चला जाएगा, फिर जनरल और एससी भी बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जनरल में कैंडिडेट हैं, अगर उनका बहुत ज्यादा हम लोगों से ज्यादा है तो सारे वो लोग भर जाएं, हमको कोई आपत्ति थोड़ी ना, हम 27-21 में ले लेंगे। लेकिन 27-21 हमें यूआर कट ऑफ के बाद चाहिए, ठीक है। तो जितना कैंडिडेट हमारा यूआर के बराबर है उनको आप यूआर में भरोगे, उनको अपनी कैटेगरी में शिफ्ट नहीं करोगे। तो ये बात खत्म हो जाती है कि हाँ कितने चयन हो, वो मैटर नहीं है। 27% तुम्हारा चयन होगा ही होगा। उसके बाद हमारी कुव्वत होगी, हमारी क्षमता है, उतने हम यूआर में सीटें हम ले लेंगे, एससी वाले भी ले लेंगे, जनरल वाले भी। तो इस पर भी हमारी बातचीत सारी हो गई, ठीक है। तो इन सबको सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पूरी तरीके से पता नहीं क्यों लाइव बंद हो गई थी, कुछ शायद नेटवर्क समस्या रही होगी, जो भी चीज़ें रही हों उन पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। और जितने भी पैरवीकार हैं उन सबसे भी जो भी सारे साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, देखते हैं, तो जो ये फेसबुकिया पोस्टेज हैं इनसे आप बहुत दूर रहना है। जो ये फेसबुक पर ज्ञान उड़ेलते रहते हैं कुछ लोग, उससे आपको दूर रहना है। पहली चीज़ जो कदापि कोर्ट में नहीं रखनी, पहली चीज़ जो हमारे साथी पता नहीं कौन कौन जिनको बेसिक की तमीज़ नहीं है वो भी ज्ञान देने लगते हैं कई मुद्दों पर। पहली चीज़ 68,500 को अक्सर जिक्र आता है कि 68,500 में ये मिनिमम पासिंग मार्क था, या क्वालिफाइंग या रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन जो भी कहा था कि उसमें जो भी है वही चीज़ इसमें कर दीजिए। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। जितने भी पैरवीकार हैं, जो भी लोग हैं, इस सब से बच के रहिएगा, नहीं तो यहीं पर रगड़ दिए जाओगे। पहला उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। 68,500 में जो 20वां संशोधन था उसमें जो ATRE था वो 1987 नियमावली जो है 1 में रूल 8 में था, दैट इज एलिजिबिलिटी। और उस समय जब 68,500 हुई थी तो ATRE और TET दोनों रूल 8 में थी, ठीक है। उसको रूल 8 से जब थी इसलिए 68,500 में ATRE को केवल एक पात्रता परीक्षा माना गया था। दिनेश भाई करें कि ATRE OBC पूरा 100% हम कवर कर सकते हैं 100%, बशर्ते हमारा कट ऑफ होना चाहिए। हमको कौन रोक लेगा? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये जो 50% है वो यूआर है, उसमें कोई भी जाएगा तो इसमें कौन सी दिक्कत है? तो उसमें हम जितना मैक्सिमम कवर कर पाए, जिसको वो तो खुली प्रतिस्पर्धा है, उसमें जो घुस पाएगा वो घुसेगा। हम OBC घुस पाए OBC घुसे, SC घुस पाए SC घुसे, ST घुस पाए SC घुसे, और अगर जनरल घुस पाए तो जनरल। वो तो एक रेस है 50%। उस रेस में जनरल OBC SC ST PH सब लगेंगे, और जितना जाएंगे उतना चले जाएंगे। तो जो ये 68,500 वाला मैटर है,
इस चीज़ को 100% किसी को ध्यान में रखना है कि ये बहस कदापि नहीं करनी। अगर ये बहस करेंगे तो आप अपने ही जाल में उलझने जा रहे हैं, बिल्कुल तय है। फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा, फिर डैमेज जो हो चुका होगा उसको कंट्रोल करना किसी बस की बात नहीं होगी। ठीक है, तो जो ये 68,500 वाला लोग चिल्लाते हैं, उस चीज़ को किसी भी जो भी अपने सीनियर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको जो ये 68,500 वाला रायता यहाँ पर मत लेकर के आइएगा 69,000 में। इसको सेपरेट रखिएगा, 69,000 को सेपरेट रखिएगा, 68,500 को सेपरेट रखिएगा। ठीक है, तो इन दोनों को इसलिए सबसे अलग रखना है, क्योंकि अगर इनको एक में कंक्लूड करेंगे तो फिर जब आप इन दोनों को 68,500 को 69,000 को एक तराजू में रख दो, फिर उनके लिए काफ़ी आसानी रहने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनको किसी भी दशा में आपको जो फेसबुक पर कचरा ज्ञान उड़ेलते रहते हैं, बड़े बड़े विदचारक फलाने क्या क्या बने रहते हैं, तो 68,500 और 69,000 दोनों सेपरेट इशूज़ हैं, दोनों सेपरेट भर्तियां हैं, सेपरेट तरीके से सेपरेट रूल पर हो रही हैं, रूल्स रेगुलेशन पर हो रही हैं। दोनों में कोई अंतर जो सामान्य तौर पर है वो दिखाई भले दे कि कोई अंतर नहीं, बट बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ठीक ना, तो उस डिफरेंस को किसी भी तरीके से अगर आप इक्वल करना चाहेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि 68,500 का जो वो है वो अलग होगा, उस पर किसी तरीके से कोई बात नहीं करनी है। इस चीज़ का जो भी ब्रीफ करेगा या जो भी लोग हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, एक प्रॉपर तरीके से जो आपका सीनियर है, जो एवार है, पूरा जजमेंट पढ़ करके, अगर जजमेंट पढ़ेंगे, थोड़ा सा जजमेंट पढ़ लेंगे दोनों का, तो आपको खुद पता चलेगा दोनों भर्तियों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, लेकिन अगर 68,500 को इसमें ला के घुसेड़ेंगे तो आपके पास तर्क आपके खत्म हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जस्टिस दत्ता इस मैटर में आमतौर पर होता है कि जो हाई कोर्ट से डिवीजन बेंच से जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट, उसमें केवल जजमेंट पर बहस होती है कि जजमेंट में क्या कमी रह गई। लेकिन दत्ता साहब जजमेंट की तरफ न जा करके वो फिर से फैक्ट्स पर नए सिरे से सुनवाई करना शुरू किए। फैक्ट्स पर कहने का मतलब कि वो खुद ये वो करेंगे कि वास्तव में क्या जजमेंट हुआ, उससे हमको नहीं मतलब है विशेष, हमको ये बताओ कि क्या मैटर था और क्या रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें वो सुनेंगे। हमारे फेवर में वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन वो फिर से हर वो चीज़ जो डिवीजन बेंच में बहस हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से बहस होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, प्रदीप प्रजापति कह रहे हैं कि जो यूआर का कट ऑफ है और जो 3% जुड़ रहा है, 5% जुड़ रहा है, वो मौखिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर वो कहने में चीज़ें ठीक है, बट वो आपको फैक्ट्स के आधार पर, रूल्स के आधार पर जीत दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको नियमावली, एक्ट और इन सब पर बहस करनी होगी। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं, सबसे पहले आपको फेसबुकिया ज्ञान से बचना है। ठीक है, 68,500 इन सब से बचना है। आपको प्रॉपर तरीके से 1 महीने का समय है, जितना डॉक्यूमेंट में घुस पाओ, नियमावली में घुस पाओ, जितना जहाँ पर आप जा सकते हो, जितना अध्ययन कर सकते हो अपने मुकदमे का, अगर अभी तक नहीं किया, जो कि नहीं ही किया है, उसको जान लो। ठीक है, क्योंकि आपकी ब्रीफिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कोर्ट में, क्योंकि उधर से भी पूरा पैनल आएगा, इधर से भी रहेगा, तो कहीं पर कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो और अगर अपने ही उसमें रहेंगे तो फिर चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी, ये बात होगी। इसके अलावा जितना भी ज़रूरी हो, उधर से पूरा कंपाइलेशन फाइल हुआ है जजमेंट्स का, वो जजमेंट घुमाने वाले हैं, सारी चीज़ें हैं कि जो मिसलीड करने के लिए कोर्ट में। तो हमारे साथ जितने साथी हैं, हम लोग तो इकट्ठा कर रहे हैं कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको एक जगह आप इकट्ठा करिए, दूसरे से उम्मीद नहीं रखिए कि दूसरा इकट्ठा करके आपको देगा, क्योंकि हम लोग खुद ही इस बार बहुत सारा सब सिस्टम तैयार कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी पैरविकार हैं, एक बात जान लीजिए कि जो काउंसिल आपका होगा, वो काउंसिल कोई अपने तरफ से चीज़ें नहीं लेकर के आएगा। जो चीज़ आप प्रोवाइड कराओगे उसी पर वो बोल भर देगा। हाँ, कुछ लॉ वगैरह वो अपने हिसाब से देख लेगा। तो फैक्ट्स को
डॉक्यूमेंट्स को, चीज़ों को आपको खुद इकट्ठा करके देना है, उसके लिए तैयारी में सबको लग जाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी हैं। ठीक है, बाकी जितने भी जजमेंट हैं, सारे लोग जो लोग कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को देख रहे हैं, भर्ती से रिलेटेड, रिलैक्सेशन से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी जजमेंट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हैं, पूरी दुनिया से नहीं मतलब है कि कहीं के हैं, अगर वो, क्योंकि हर प्रदेश की गाइडलाइन अलग अलग होती है, रिजर्वेशन अलग अलग होता है, रूल्स एक्ट अलग अलग होते हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो हर स्टेट का फॉलोअप यूपी में नहीं हो सकता, यूपी का दूसरे में नहीं हो सकता, इसीलिए जो दीपा यूपी वाला बात उन लोगों को द्वारा हुआ है वो इंटरटेन नहीं करेगा, क्लियर है। लेकिन हमको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रखना है कि जो भी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में डिसीजंस हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनको अध्ययन करके उनको कोर्ट के सामने पुट अप करके बहस के लिए लेकर के आना है। ठीक है, तो एक चीज़ तो सबको, और इस बात का ध्यान रखना कि जितने भी जजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से आपके सीनियर के पास हो, कम से कम 2 कॉपी या एक कंपाइलेशन बनवा करके फाइल करवा दीजिए, जिसमें आपके सारे जजमेंट्स हों, रूल्स हों, एक्ट हों, जो 1981 नियमावली हो। बहुत लोगों में तो नियमावली भी नहीं लगी है, तो इस बार उसी बहस होने जा रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए जितने भी लोग हैं आपके पास 1981 पूरी जो अमेंडेड है वो पूरा संशोधन आपके पास प्रॉपर तरीके से हो, नहीं तो जब वहाँ पर उसकी खुदाई होगी तो कोई ढूंढने नहीं मिलेगा कागज कि हमारे में सब आधा छपा नहीं, हमको दिखाई नहीं दे रहा, हमको जो है हमारे मिल ही नहीं रहा किस पेज पर। तो ये पैरवीकारों की जिम्मेदारी है कि जो भी एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और संशोधन जितने 81 के हुए हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से एक जगह पर रख करके बहस होगी। और ये सबकी तैयारी है कि आपकी एसएलपी में बहुत सारी चीज़ें नहीं लगाएंगे, हम लोग एडिशनल फाइल किए हैं, तो जो भी लोग अन्य हैं वो भी प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को एक तैयार करके 16 को डेट लगी है तो 8-10 तारीख तक उसको फाइल करवा दीजिए, ताकि आपका सीनियर उस प्रॉपर कंपाइलेशन पर बहस कर सके। नहीं तो एक पन्ना आप रवि सक्सेना के एसएलपी में ढूंढोगे, एक पन्ना काउंटर में ढूंढोगे, एक रॉबिन सिंह में पन्ना ढूंढोगे, एक पता चला कंपाइलेशन में ढूंढोगे, फिर उसी में आपकी बहस स्वाहा हो जाएगी। कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक बार एसएलपी आपको उठा करके चेक करे, फिर दूसरी एसएलपी उठा के चेक करे, फिर क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता है तो फिर आपको सुनने में भी मजा नहीं आएगी कोर्ट को। इसलिए जो आपके सीनियर की बहस हो, अपने एवार से कंसल्ट करके अपने सीनियर की पूरी बहस, आपके जो फैक्ट्स हैं जो आप कोर्ट के सामने रखना चाहते हो, उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करके कोर्ट के सामने आप चाहे एडिशनल डॉक्यूमेंट के रूप में फाइल कर दो, एक आईए के रूप में फाइल कर दो, कंपाइलेशन के रूप में फाइल कर दो, जिस रूप में आप फाइल करना चाहो उस रूप में आर के भाई मंगा लिया है, जो आप बता रहे हो वो पहले मंगा लिया। तो जो कहने का मतलब है कि आपके जो आपकी बहस हो उसके लिए आपको दूसरे के कागज ताकने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही शातिर दिमाग लगा करके जो आपके फेवर की चीजें थी वो कोर्ट के सामने फाइल ही नहीं करी हैं। ठीक है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी चीजें हैं, चाहे रूल हो, एक्ट हो और नियमावली हो, पॉलिसी हो, एडवर्टाइजमेंट हो एटीआरई का, टीईटी का हो या भर्ती का विज्ञापन हो, सबको आपको एक जगह कंपाइल करके, अगर हिंदी में है तो उसको अंग्रेजी में टाइप करके तब उसको प्रॉपर फाइल करके, ताकि आपका जब सीनियर बहस करे तो आप अपने कंपाइलेशन को दे दीजिए कि साहब हम इससे बहस करेंगे, आप देख लीजिए। अदरवाइज वो लोग तो अपना खिचड़ी पकाए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ दिक्कत देने वाली है। ये मैं इसलिए पहले बता दूं, 16 तारीख को आपको इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, फिर आप हाथ जोड़ोगे भगवान से, भगवान एक डेट लग जाएगा तो हमको पूरी बात कोर्ट के सामने कहने को मिल जाए, नहीं मिलेगा। प्रॉपर तरीके से आप अपना पूरा कंपाइलेशन, जो आपकी पूरी बहस है विद डॉक्यूमेंट, आप बढ़िया प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दीजिए, एक कॉपी सर्व करा दीजिए और फिर उस पर बहस आराम से करिए। अगर कोई जजमेंट वगैरह रह जाता है तो उसको आप ओरल में दे सकते हो, बट जो आपके फैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट है भर्ती से, उन सबको एक जगह जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल आप जान लो। क्योंकि दत्ता की कोर्ट में जहां तक आप लोग देख रहे होंगे कि वहां पर केवल आपको ओरल में बोलने से नहीं होता, वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, और फिर अगर नहीं होगा तब कोई मतलब नहीं रहेगा।
जैसे चंद्रचूड़ ने तो कह दिया 7 पेज का रिटन सबमिशन, तो अभी हम गोली मारे दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें नहीं होगी। आपको प्रॉपर चीज़ें जो बहस करोगे वो कागज़ ओपन करके दिखाना होगा, साहब ये पॉलिसी है, ये एक्ट है, ये नियमावली है, इस पर भर्ती हो रही, ये संशोधन है, ये रूल है, इस हिसाब से होना चाहिए, टीटी का विज्ञापन है, ये ATR का विज्ञापन है, ये फलाना ढमका, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, इन सबको एक जगह करके तब आपके सीनियर्स को भी बहुत आसान रहने वाला होगा। और प्रॉपर तरीके से आप अगर उसका चार्ट भी बना करके रख लोगे तो वो कहीं से भी बहस करेगा विपक्ष, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाएगा कि हाँ भाई क्या बहस करो तुम्हें साहब, हम फला डेट का गवर्नमेंट ऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर चार्ट बना होगा जिसमें लिखा होगा कि फला डेट का ऑर्डर पेज नंबर इतने पर लगा। आपका सीनियर खुद या एक बार खुद उस फाइल को खोल करके अपने ही कंपाइलेशन में देख लेगा, क्योंकि उसमें वो नोट्स भी बना सकता है। तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम देने के लिए होगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और जहाँ तक चीज़ें हैं इन सबको कंपाइल कर लीजिए और फिर उस हिसाब से बहस को अंतिम रूप दीजिए। ठीक, और ये मान के चलिए 16 की जो डेट है 12 बजे से आप अंतिम डेट मान के चलिए। ये तो ब्रीफ हो रहे थे, एंटरटेन हो रहे थे दत्ता साहब, इसलिए इतना टाइम उनको दे दिया। और देने का पर्पज सिर्फ इतना था कि हाँ भाई हम सुन लें। तो उनको मोटा मोटा समझ गया कि कुछ ATR का और TET का कुछ लफड़ा है, इसमें रिलैक्सेशन कुछ 5% का दिया गया है, उसी को रिजर्वेशन मान लिया जाए या जो एज और फीस में है इनको मान लिया। तो इतना समझ गया, अब वो अपना टार्चर शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सब बहस होगी। और जो भी 1-2 मूर्खाधिराज भी हैं जो BEd को लेकर के कुछ डॉक्यूमेंटेशन किए हैं, ठीक है, मतलब क्या ही हम कहें, खैर उस पर बोलना कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग ये सोच के देखिए, मैंने पहले कहा था कि EWS जैसा इसमें कुछ इंटरटेन नहीं होगा, नहीं हुआ ना। हम लोग उसकी भी तैयारी की है कि जो मैं आज आपको बता दूं, 172 महेंद्रपाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के अगेंस्ट किसी को भी बहस नहीं करने दी जाएगी, किसी को बहस नहीं करने, पूरा विरोध हमारी तरफ से होगा। मैं घुसने नहीं दूंगा किसी को 172। अब मतलब ऐसे तो ये कोई घमंड नहीं है, वो नहीं, लेकिन मैं हमारी तरफ से पूरा विरोध रहेगा उसका। तो जितने भी लोग हैं प्रॉपर केवल ATR पर ही फोकस करें, और जो BEd BTC और EWS फलाना ढमका ये सब कूड़ा कचड़ा यहाँ पर नहीं घुसने वाला है और ना घुसने देंगे। हाँ, आप सेपरेटली अपना बहस करिए, हमको कोई आपत्ति थोड़ी ना, हमारा मैटर कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद आप चाहे जो करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन सबको लेकर के हम पूरी तैयारी से हैं। आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टाइम है। 16 तारीख कब आ जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं अपना प्रॉपर कंपाइलेशन आइए कि चाहे कंपाइलेशन फाइल करें, आइए फाइल करें एडिशनल डॉक्यूमेंट, अपना सब अपना ढपली अपना अपना राग वाला स्थिति रहेगी, अपना पूरा आपको बना करके ले करके चलना, उस पर बहस करना है। उन लोग सारे कतई मत रहना, नहीं तो वो लोग तो आधे चीज़ें फाइल ही नहीं की जो आपके फेवर की। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, तो इस पर सबको अपना अपना ध्यान देना है। ठीक है, और जो दूसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि जितने भी हमारे साथी हैं, एक BEd BTC वाले मुद्दे को लेकर के, तो उस पर हमारा पूरा विरोध रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल 172 महेंद्रपाल पर बहस होगी। और जिसको BEd को बाहर करवाना हो, BTC को बाहर करवाना हो या EWS लागू करवाना हो, वो अपना लागू करवाए जाकर, सेपरेटली अपना SLP फाइल करेगा या कुछ करे, अपना करवा ले जाकर के, जो कि होना कुछ नहीं। क्योंकि ये भर्ती रामचंद्र मौर्य के जजमेंट के परसुआंस में हो रही है, जिसमें स्पेशल ऑर्डर है BEd को प्रोटेक्ट करने का, तो वो सब चीज़ें हैं हमारे पास, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, मैंने फिर बताया था कि ये लास्ट मोमेंट है, इसके बाद न मैं नज़र आऊँगा आपको, ना आप हमको नज़र आएंगे, क्योंकि ये एक डोर है 69,000 की, उसी से हम लोग बंधे हुए हैं कि मंजिल एक है, इसलिए रास्ते में साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए मैंने बड़ा निवेदन किया था लोगों से कि भाई जो भी आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उन सब से अपने लिए यार बात करके आप लोग शासन पर अपना प्रभाव दिखा ही सकते हैं, ताकि सरकार को भी लगे कि हाँ वास्तव में ये लोग भी हैं जिनको वास्तव में
नौकरी की ज़रूरत है। तो वहाँ पर क्या था कि अभी तक एक दो लोगों के अलावा कोई भी अपने हक अधिकार के लिए आगे नहीं आया। ऐसा कैसे चलेगा? ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी हैं यार, मैं तो देखता हूँ जैसे जगबीर भाई हैं, पूरा हर समय झंडा उठाए घूमते रहते हैं बीजेपी का। इसी तरह उठाना भी चाहिए भाई, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं और बीजेपी ही एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी है। वो है तो राष्ट्र है, वो नहीं है तो राष्ट्र नहीं होगा। ये सब चीज़ें हैं जो उनकी विचारधारा की जो एक संस्था है, स्वयंसेवक संघ है, उसके वो सक्रिय सदस्य भी हैं। आज तक मैंने उनसे कई बार कहा कि भाई आप तो मतलब उसमें लिखित के वो जो हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि भाई अपने पार्टी को, जो आपकी मदर पार्टी है, संस्था है आरएसएस, उससे बनी हुई पार्टी है, तो आप अगर अपने किसी अवध प्रांत के, या उसमें तो प्रांत वाइज चीज़ें होती हैं, तो किसी प्रांत अध्यक्ष से या प्रदेश अध्यक्ष से लिखवा करके कह दीजिए कि भाई ये दलित पिछड़े हैं, बेचारे मरे जा रहे हैं इतने दिन से, इनको हक दे दिया जाए। तो जगबीर भाई भी अभी तक नहीं लिखवाए हैं, ठीक है। तो जबकि वो उनका पावर बहुत ज़्यादा है, वो तो अभी भी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अगर जो भी आरएसएस के लोग हैं, बहुत सारे हमारे दलित पिछड़े साथी हैं, वो हैं सक्रिय सदस्य हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने उन्हीं के माध्यम से बढ़िया अपना एक लेटर लिखा करके जो है अपने शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। तो कम से कम ये पता चलेगा कि वास्तव में हम लोग किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं, बल्कि वास्तव में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के ही प्रजा हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं लिखवा रहा। भाई अगर हम, सीधी सी बात है, अगर मैं प्रजा आपका हूँ तो कहूँगा किससे? सीधी सी बात है, राजा से कहूँगा। तो जितने भी लोग हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को आपने वोट दिया है, आपका अधिकार है, आपकी बात को पहुंचाने के लिए तो वो जनप्रतिनिधि बने हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं पर कोई नॉन बायोलॉजिकल हों या किसी के अवतार हों जो आप उनसे नहीं कह सकते। वो आपकी वोट से ही नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बने हैं। तो आपको पूरा अधिकार है कि उनसे कहिए, जो फॉर्मेट हमने दिया था उसको दीजिए, उसी के साथ में साइन करके उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, पता चल जाएगा कि हाँ ये लड़के क्या चाहते हैं। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कहा अब तक क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है, लास्ट तक शासन को इस बात का पता चलना चाहिए कि आखिर लड़कों को अगर क्या कर दिया जाए कि ये सब शांत हो जाए मामले। तो सब पिटिशनर को एकोमोडेट कर ली तो हैं ही जो कि नौकरी कर रहे हैं, तो सब रिस्पॉन्डेंट को भी एकोमोडेट करके ख़त्म करिए। क्या दिक्कत है कि कानों कान किसी खबर नहीं होगी, हमारा हो गया उनका भी होगा, चलो निकल लो पतली गली से, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर हम लोग कहेंगे कोर्ट में ये चीज़ तो कहेंगी, लेकिन सरकार अगर, देखिए चूंकि नियोक्ता सरकार है, अगर वो विरोध करेगी तो थोड़ी सी दिक्कत हम लोगों को होगी, लेकिन अगर वो सपोर्ट में आ जाएगी तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लिखवाओगे तो, और इस समय चूंकि शासन प्रशासन बहुत तेज है, आपकी हर बात को वहाँ तक पहुँचती है, ये डेड श्योर है, बशर्ते आप पहुँचा पाओ। तो जितने ज़्यादा पत्र लिखे जाएंगे उतनी जल्दी आपकी बात ऊपर तक पहुँचेगी और हम लोग सफल होंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि हम लोग किसी पार्टी के एजेंट हैं या कोई ऐसा है कि गलत चीज़ मांग रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कमीशन ने आपको बताया कि वास्तव में ओबीसी एससी का नुकसान हुआ है, सिंगल बेंच ने बताया कि ओबीसी एससी का नुकसान है, डिवीजन बेंच ने बताया कि ओबीसी एससी का नुकसान है। तो फिर आपको बताने में क्या दिक्कत है? आपका जनप्रतिनिधि, हमारा जनप्रतिनिधि चूंकि यहाँ का तो है नहीं तो हम तो खुद लिखवाते हैं, और जो भी मैं लिखवा पाता हूँ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो लोग लिखवा सकते हैं 100% उसको करवाएं, और तभी रिजल्ट ज़्यादा सामने आएगा। अगर कोई आरएसएस का 10 मिनट 10 थैंक यू। अगर आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है और पार्टी का है तो उससे हम अपनी बात कह करके हर हालत में चीज़ों को
शासन प्रशासन में पहुंचाएंगे तो बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो यार जितने भी लोग हो, इतना तो कम से कम अब कहो हाथ जोड़ ले, पैर छू ले, और कितना क्या कहा जाए कि यार हम लोग कोर्ट में तो सारा चीज़ कर ही रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा काम है जो लोग लिखवा सकते हैं यार, इतना तो करना ही चाहिए। क्योंकि मेन चीज़ है, जब तक पूरे प्रदेश से दबाव नहीं बनेगा आपकी मांग को पहुंचाने का, तब तक उनको लगता है कि अरे हाँ ये तो हमारा वोट बैंक है यार, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसलिए जितने भी लोग हो, अगर कोई मथुरा से है, आगरा से है, सुल्तानपुर से है, बहराइच से है, गोंडा से है, उन्नाव से है, कानपुर से है, फतेहपुर से है, तो जितने लोग जिन जिन जनपदों से है, अपने अपने जनपदों से लिखवा दीजिए। ठीक है, और लिखवा करके उसमें, और जनप्रतिनिधि के बाद मैं जानता हूँ कि जब आप अपने जनप्रतिनिधि के पास जाओगे तो ये कोई ऐसा नहीं, बहुत ऐसा नहीं कि उसका आप कलेजा मांग लो जा करके। अब सिंपल सा बात है, साहब ये ले लो और जरा हमको मूव कर दो, उसको क्या दिक्कत कर देगी। इसके लिए तो उन्होंने अपने जो एक वो होते हैं ऑफिस क्लर्क बिठा रखे थे कि हाँ भाई कोई आया हमारे लेटर पैड बन के दे देना। उसमें कुछ लिखना थोड़ी ना, नीचे सर लगनक में आपका हम लोगों की मांग लिख देना, ऊपर लिख देना कि हाँ आज दलित पिछड़े वर्ग के उन्हाता जरा के भर्ती आए, इनकी मांग है कि रिस्पोंडेंट को सर्वोच्च न्यायालय में रवि सक्सेना के परसवांध में एकोमोडेट करने के लिए कृपया उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। बस इतना लिख करके वो तुम्हारा नीचे सबमिट करके लग भेज देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये चीजें जब लगातार आपको लिखवानी है, और जब ये आप लिखवाओगे तो वो दबाव ऊपर तक जाता है कि हाँ ये हर जिले के लड़के, हर जिले में हमारा वोट बैंक, हर जिले में से ये चीज़ें आ रही तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी कोर्ट में तो हम लोग कर ही रहे, लेकिन भैया जो वर्तमान स्थिति है, अब बिहार भी बम्पर जीत गए, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो सरकार पर बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। अब तो जब बिहार जीत गए अगली बार अन्य स्टेट हैं, तो उसमें जब आप लगेगा कि हम लगातार जीत ही रहे, तो अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ वाली स्थिति जब आ जाती है तो थोड़ा सा झुकना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जो पेड़ आंधी आती है तो झुकते नहीं, वो टूट जाते हैं। तो अगर आपको हमको अपना काम करवाना तो कहीं ना कहीं झुकना चाहिए, और इससे बेहतर समय आपको नहीं मिलेगा। ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, बहुत क्रूशल समय इस समय चल रहा है। इस समय हाथ पर हाथ धर रख करके नहीं बैठा जा सकता है किसी को भी। जितना एफर्ट, जितना जो कुछ कर सकते हो वो सब आपको करना पड़ेगा। अब कोई ये हमारे अकेले की लड़ाई नहीं लड़ सकती बची है, ये सबकी लड़ाई है। हर हालत में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुछ के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना। एक दिन में जा करके किसी भी मंत्री विधायक से आप लिखवा सकते हो, सुबह जा करके 6 बजे पकड़ लो जा करके, कौन सा उसमें दिक्कत है। आवास पे ही रहते हैं, 6 बजे जाओगे बैठ के 7 बजे उनको कुल्ला बाथरूम करने से पहले ही लिखवा के निकल लो। कोई जरूरी थोड़ी है कि जब वो जाएं उसके बाद ही करो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस समय, इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी हमारे साथी हैं वो लोग हैं, ठीक है, तो ये सब काम करना है। ठीक, और अब तो हमारी संख्या भी कम हो गई है, क्योंकि अभी मैं सहयोग करने वालों की लिस्ट चेक कर रहा था तो उसमें 1100 कैंडिडेट ही सहयोग किए हैं। 10, 20, 50 इधर उधर के होंगे, वो उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। जिन्होंने टीम के सहयोग किया है संयुक्त खाते में, वो हमारे पास है, उसी के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अब हमारे पास कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे पास संख्या लिमिटेड है। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या है नहीं कि हम कोई नकारा जा सके, तो उस पर भी हम लोग उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब लास्ट मोमेंट में कोर्ट में जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे, और मैं जहाँ तक मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट तो हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगी, इतना तय है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी तो जजमेंट जब तक लिख करके नहीं जाता, तो मैं हमेशा से ही कहता हूँ तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना मुझे लगता है कि हाँ हमारे अगेंस्ट जजमेंट नहीं होना चाहिए, और ना होगा, पूरा विश्वास है। लेकिन अब चूंकि हम जीत भी जाएं और हम लोगों को कुछ मिले भी ना, तो फिर ऐसी जीत का क्या ही मतलब रह जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग हैं वो सब के सब अगर एक एक लेटर लिखवा देंगे और लगभग
अगर 30-40 जनपदों या 30-40-50 जनप्रतिनिधियों का ऊपर चला गया लेटर तो भी हमारे लिए काफ़ी चीज़ हो जाएगी। हाँ, क्योंकि सरकार भी हम लोगों से परेशान हो जाएगी, ऐसा लोग 2 ख़त्म करो, बहुत हाय हाय करे हैं तो ठीक रहेगा। जैसे आपने देखा होगा 68,500 में 10,000 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी लास्ट में इंजन लगा करके भर दिए गए। उनके लिए ना कोई मेरिट थी, कुछ नहीं था, लेकिन भर दिए गए क्योंकि सीटें वाला कुछ उसमें इशू था, बचे हुए थे शायद वो लोग। ठीक, तो उस तरीके से जब इतना दबाव केंद्र से जनप्रतिनिधियों के द्वारा होगा प्रदेश सरकार तो कर देगी, और अगर वो कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये EWS ज्ञान प्रकाश भाई बोलते कि EWS तो कोर्ट ने, मैंने बताया ना कि मैंने पहले बताया था कि EWS नहीं सुना जाएगा, नहीं सुना गया, कोर्ट ने डांट के भगा दिया और यहाँ तक कह दिया कि अगर ज़्यादा बदतमीजी करोगे तो इसको 10 साल तक मैं नहीं छूऊंगा, हटवा दिया गया। तो जो मैटर अपना आया है उसी को होगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं। और अगर किसी को, मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी हमारे सक्रिय साथी हैं, कोई भी लोग फेसबुक के ज्ञान से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर निर्णय मिलेगा। ठीक, और बाकी जो लिस्ट हम लोगों ने तैयार करी थी वो सारे लोग जिनको जिनको मिल गई है, आप लोग देख लीजिए कि आपका नाम उसमें है कि नहीं है। ठीक है, अगर किसी साथी का छूटा है तो जो शुरुआत में 888 लास्ट में 714 नंबर है उस पर आप मैसेज कर दीजिए या फ़ोन कर दीजिए और बता दीजिए कि भैया हमारा नाम छूट गया, उनका नाम ऐड कर लिया जाएगा। और भी जितने हमारे साथी हैं, हम लोग पूरी दमदारी के साथ लड़ना चाहते हैं, जो हम लोगों से पहले से जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग भी, चूँकि अभी 16 दिसंबर है तो सहयोग करते हैं तो उन लोगों की बात भी सुप्रीम कोर्ट में जो अंतिम सुनवाई है उसमें उनका नाम भी ऐड हो जाएगा, बशर्ते वो हम लोगों के साथ टीम के साथ में पहले से जुड़ा हुआ कैंडिडेट हूँ। ठीक है, तो लोग भी जो हमारे लोगों को सहयोग है इतना 2,000 रुपये उसको दे करके वो जुड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत अभी नहीं है। हफ्ता 10 दिन का समय है उनके पास, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सहयोग किसी के पर्सनल अकाउंट में कतई नहीं करनी है, आपको जॉइंट अकाउंट में ही करना है और करके जो 888-714 पर अपना डिटेल भेज देना, उसी में आपका ऐड हो जाएगा। जो दोनों लिस्ट जारी हुई हैं उनमें आप लोगों को चेक कर लेना कि किसी का नाम दोनों लिस्ट में ना हो या एक से अधिक बार ना हो उन सबको, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमको भी डिटेल भेज दिया, सुशील भाई को भेज दिया, रामविलास को भेज दिया, तो वो 2-2 बार ऐड हो गए हैं। तो उन सबको हटवाने की जिम्मेदारी बाकी लोगों को है कि आप अपना नाम दोनों में से एक जगह हटवा लीजिए हर हालत में। ठीक है, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सहयोग करके वो भी नाम अपना हटा सकते हैं, क्योंकि बाद में इसलिए मैंने लिस्ट तैयार करवा करके कोर्ट में फाइल करने जा रहा हूँ कि कल को कोई हमारे ऊपर एलिगेशन लगा कि लो भैया हम तो याची बन गए थे, फिर आपने हमको क्यों छोड़ दिया। तो उनको हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने फाइनल मूवमेंट पर सहयोग नहीं किया। हम ऐसे लोगों को लेकर के क्या करेंगे, जब हमारे साथ शुरुआत तो कर दी उन लोगों ने, लेकिन जब मंजिल की तरफ हम लोग बढ़े तो बीच रास्ते में हमको छोड़ दिया। तो अगर आप बीच रास्ते में हमको छोड़ रहे हैं सहयोग ना करके, तो हम आपको छोड़ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं अभी उनके पास मौका है, वो लोग केवल और केवल किसी और के खाते में करेंगे या किसी को करेंगे उसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जो संयुक्त अकाउंट में करेंगे उनकी ही जिम्मेदारी रहेगी। वो लोग करके जो है अपना नाम जरूर उसमें लिस्ट में ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। बाकी अभी तक हम लोगों की चूँकि नीत और नियत दोनों क्लियर रही हैं तो सफलता मिली है। और अगर ईश्वर ने साथ दिया, जज साहब थोड़ा भी तटस्थ रहे, तो हम लोगों का भला हर हालत में हो जाएगा। और उसके सपोर्ट के लिए ही मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग अपने अपने जनप्रतिनिधियों से लेटर लिखवाएंगे तो और संभावना बलवती रहेगी। ठीक है, और लास्ट मोमेंट पर मैं ये कतई नहीं चाहता हूँ कि कहीं पर कोई भी हम अपनी अकड़ दिखाएं या आप अपनी अकड़ दिखाइए, या वो है आप आराम से अपना जो भी बात है शासन प्रशासन तक पहुँचाइए प्रतिनिधियों के माध्यम से। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं कमेंट अगर कुछ देख लेता हूँ कि अगर कुछ होता है बोलने वाला तो देख लेते हैं। केपी मौर्य बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद जी से भी लिखवा सकते। बिल्कुल, जिससे भी लिखवाना उससे लिखवा दीजिए भाई, अपनी बात कहने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
भाई अगर कोई बात है तो आप अपनी बात बिल्कुल करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। संजय भाई बोल रहे हैं कि आजमगढ़ में कोई बीजेपी का मंत्री नहीं है। ठीक है, सही, बढ़िया है। यही सब चीज़ें हैं, हम भी चाहते हैं कि यहाँ भी ना हो, लेकिन खैर इन सब चीज़ों से क्या मतलब। लेकिन जहाँ जहाँ पर हैं वो लोग भैया ज़रूर यार लिखवा लो, ठीक है। एक दिन का समय है, अपनी नौकरी के लिए इतना तो दिया ही जा सकता। हम नहीं चाहते कि इतना रगड़ने के बाद इतना, मतलब यार एक हमेशा मन में जो है एक मजबूती जो है वो अंदर से एक रहता ना कि ये कर लिया जाए, क्या पता हो तुरंत सरकार की तरफ से ही प्रपोजल आ जाए, सरकार ही हम लोगों के फेवर में कर दे कि चलो इनको करके हटाओ, खत्म करो, मुंह छाते मूंग दल रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शासन तक ये बात बहुत पहुंचानी जरूरी है। और भी साथी अगर कोई हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर कोई कमेंट कर है तो बहुत सारे। प्रवीण पाल भाई नमस्कार। प्रवीण पाल भाई हैं बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के आदमी हैं, कभी हमारे खास मित्र हुआ करते थे, फिर बेचारे फ़ोन भी करना बंद कर दिए, पता नहीं कौन सी नाराज़गी हो गई। केपी मौर्य भाई बोला कि मेरा डबल नाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप बता दीजिए जिसका जिसका डबल नाम हो गया वो सब हट जाएंगे। नौ बंसारी भाई नमस्कार। सुनील गावस्कर भाई जय भीम, नमो बुद्धाय। जितने भी साथी हैं लेटर वेटर लिखवा दीजिए भैया। दिनेश यादव भाई नमस्कार। देखिए हम लोगों को आपको बता दें कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहने वाली है, ठीक है। अब बस वही चीज़ है कि मैं किसी भी काम के लिए या किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि कोर्ट में क्या बहस चलेगी, क्या स्थिति रहेगी, किसी को नहीं पता। दत्ता के मूड को वो खुद नहीं जानता कि वो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जितना प्रयास, जितनी स्थिति जो भी है, जो भी हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम वो करने में कोई गुरेज नहीं। लास्ट मोमेंट है, इतना बड़ा जो है अपना इशूज रहा है, तो आसानी से अगर सुलझ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आंसर की का मैटर तो इसे प्रभावित नहीं करेगा, ये आप उल्टा कह रही हैं। आंसर की का मैटर इससे प्रभावित होगा, आंसर की इसको नहीं प्रभावित करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी तक आंसर की पर कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और तो कुछ पूरे प्रदेश में जितने भी साथी हैं, इतने लोग तो हैं ही यार, कम से कम 100-200 लीटर लिखवा दो, जितना मैक्सिमम लिखवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सादा वाला भाई जिनकी बात कर रहे हैं आप, उनसे लेटर लिखवा करके उसको व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट ले करके उसको करवाइए, ठीक है। हाँ, जिन साथियों की पहुंच शासन में अधिकारियों तक है वो भी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी हैं, देखो 16 से दिसंबर में लास्ट सुनवाई शुरू होगी, और इस बार सरकार भी 100% एक्टिव मोड में होकर के आएगी, और अंदर से क्योंकि जो विभाग में घुस चुके हैं लोग वो अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा भी प्रयास ये है कि यार जिसकी भी पहुंच हो, शासन प्रशासन कहीं से भी,
उसको हर हाल में प्रयास नहीं, उसको हर हाल में इसके लिए दो एक दिन का काम है यार, एक दो बार ही तो मिलना है, मिल करके ख़त्म करिए। तो हर हालत में जो है प्रयास करना चाहिए। होना ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन शासन तक हमें अपनी बात तो पहुंचानी चाहिए और पूरी दमदारी से पहुंचानी चाहिए। क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि अरशद शो का कोई मुद्दा नहीं बचा, टीटी का कोई मुद्दा नहीं बचा। अब तो सिर्फ हम लोग इस बात पर आ गए कि अपने लोगों का हो जाए काम खत्म, जो पहले दिन से लगे हैं और जो बीच में हम लोगों का साथ लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका सबका हो जाए, बाकी भाव, और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है संदीप भाई, आपका प्रॉब्लम जो है मैंने वो कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। बाकी जो लोग लेटर लिखवा करके भिजवाएं, वो निवेदन के साथ मैं कह रहा हूँ, और बाकी जो लोग साथी अभी तक सहयोग करके नहीं जुड़े वो भी आराम से जुड़ सकते हैं। उनके पास अब तक 10 दिन का समय है, लेकिन उसके बाद में लठ लेकर के हमारे ऊपर लेकर के हमारे सामने मत खड़े हो कि भैया हमको काहे छोड़ दिया। देखो कोर्ट में क्या होगा कैसे होगा वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो लास्ट टाइम तक हमारे साथ रहा हम उसका साथ लेके चलेंगे, ये पक्का है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।